आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम इग्नू के प्लेटफॉर्म पर सभी छात्रों के लिए और जन सामान्य से भी सभी लोगों के लिए समय समय पर विशेष कार्यक्रम लेके उपस्थित होते हैं। और आज के कार्यक्रम का हमारा जो मुख्य विषय है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो इमर्ज हो रही हैं सारे विश्व में। इन चीज़ों को लेके इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री संजय उप्रेती, जो कि IBM कॉरपोरेशन में यूनाइटेड स्टेट्स में सीनियर इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के रूप में पदस्थ हैं। और उनका एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है इंटरप्राइज सिस्टम्स और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप में IBM कॉरपोरेशन में। आपका स्वागत है संजय जी। और इसके साथ ही मेरे साथ हैं डॉक्टर OP शर्मा, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशंस इन डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर निदेशक हैं। और उनके नाम से आप पूर्व में परिचित ही हैं। और आप सभी से हम लोग बात करेंगे इन विषयों पर कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं सारे विश्व में, और उनके मद्देनज़र क्या क्या इनोवेशंस के लिए नई संभावनाएं भी साथ साथ में निकल के आ रही हैं। और भारत सरकार का जो विकसित भारत का जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए, और साथ ही स्टार्टअप पॉलिसी जो भारत सरकार की है और उस संदर्भ में इग्नू जो कार्य कर रहा है, इन सभी चीज़ों को साथ में लेके क्या नई संभावनाएं हैं हमारे छात्रों के लिए, इन विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा श्री संजय उप्रेती जी से, और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या वो नई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो सारे विश्व में इस वक्त इमर्ज हो रही हैं, और विशेष रूप से आप जिस स्थान में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आप क्या संभावनाएं देखते हैं भारत देश के लिए, और भारत में जो छात्र हैं वो जो कि स्टार्टअप में रुचि रखते हैं उनके लिए क्या नई संभावनाएं देखते हैं उन टेक्नोलॉजीज़? दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में, जिनमें बहुत सारा काम हो रहा है। पहला तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी उसको जानते हैं, और उसमें एक नई ब्रांच खुली है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो फील्ड है जिसमें आप मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। अब मशीन को ट्रेन कैसे करते हैं, जैसे आप एग्जांपल दीजिए, चैट GPT का नाम सभी ने सुना हुआ है। और चैट GPT में आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपके क्वेश्चन का वो जवाब देता है। अब आपको लगा कि यार जवाब सही नहीं हो रहा है या इसमें अधूरी इन्फॉर्मेशन आई है, मुझे कुछ इसको और रिफ़ाइन करना है, तो आप दूसरा सवाल उससे पूछ सकते हैं, फॉलो ऑन क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि जब आप फॉलो ऑन क्वेश्चन उसको पूछ रहे हैं तो आप उस मशीन को एक्चुअली ट्रेन कर रहे हैं, उसको नए प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि जो मैंने तुमसे पहले पूछा तुमको शायद वो समझ में नहीं आया, मैं तुमको दूसरा प्रॉम्प्ट देता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी का आप इंटरव्यू लेते हैं और उनसे आपने सवाल पूछा और उनको या तो समझ में नहीं आया, उन्होंने कुछ जवाब दिया, आपने कहा नहीं तो मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ। तो ये जो दूसरी तरह से पूछना है, यही चीज़ हम AI से भी करते हैं आजकल। वो फील्ड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो उसमें बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और बेसिकली आपको क्या करना है उसमें कि आप ऐसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं जो कोई भी AI मॉडल हो उसको आप ट्रेन कर सकते हैं किसी राइट आंसर पे ले जाने के लिए, कि आपने उसे 4-5 तरह के इस तरह के प्रॉम्प्ट उसको दिए, थोड़ा इस तरह के इनपुट दिए, कि अब वो जो आंसर कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछेगा उसके बाद उस तरह के डेवलप्ड सिस्टम से तो आपको सही आंसर मिलेगा। एक तो ये बहुत बड़ा एक नया फील्ड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, और बहुत ही हाईली पेड जॉब है और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। बेसिकली पहले आप बच्चों को पढ़ाते थे, औरों को पढ़ाते थे, अपने दोस्तों को पढ़ाते थे, अब आप मशीन को एक तरह से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं कि कैसे सही आंसर लेके आया जाए। क्योंकि जैसे जनरेटिव AI का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि भाई आप स्टैटिस्टिकल आंसर आपको देता है वो जनरली बेस्ड ऑन वट एवर द हिस्ट्री इट हैज़ लर्न फ्रॉम कनेक्शंस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कोरिलेशंस। पर ये जो है आपका ये फील्ड जो होगा, ये आपको उसको ट्रेन करके रिफाइन करके आपको लगेगा बिल्कुल ह्यूमन टाइप का आपका आंसर आ रहा है। तो एक तो ये है। दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग में। क्वांटम कंप्यूटिंग का जो फील्ड है वहाँ पर बहुत सारे इनोवेशंस की ज़रूरत है। और उसमें क्या क्या है, उसमें आपका है एक तो क्वांटम सिस्टम की सबसे बड़ी इस समय जो लिमिटेशंस है वो है कि डीकोहेरेंस जिसको कहते हैं, बेसिकली कितने लंबे समय तक वो सिस्टम ऑन रह पाता है।
अब उसके लिए बहुत काम हो रहा है। तो जिन बच्चों को इस फील्ड में इंटरेस्ट है वो ज़रा इसको कभी टाइप करके देखें कि क्वांटम डीकोहेरेंस क्या होता है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। बेसिकली कैसे क्वांटम सिस्टम को एक्टिव रखा जाए लंबे समय तक, वो उस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। और क्वांटम एरर करेक्शन पे, जो क्वांटम एरर्स होती हैं उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। ये दोनों साइंटिफिक फील्ड है, पर इसमें जो बच्चे साइंस वाले हैं वो इसमें ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और ये आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो आपका मेन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री में, एयरलाइंस इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इवन सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए। इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आमतौर पे ये धारणा है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं इनको यूज़ करके जो स्टार्टअप डेवलपमेंट हो सकता है, आमतौर पे एक साइंस बैकग्राउंड का आदमी या एक टेक्नोलॉजी में जो स्किल्ड है वही कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा संख्या उन छात्रों की भी है जो सोशल साइंसेज के हैं और वो भी स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। उनके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का वो कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा एंड आई एम हैप्पी दैट यू रिमाइंडेड मी ऑफ दिस, क्योंकि ख़ास तौर से एआई से रिलेटेड, क्वांटम में तो शायद उतना उनका यूज़ अभी ना हो, एआई से रिलेटेड जो काम है इस समय सोशल साइंटिस्ट का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा रोल है। सोशल साइंटिस्ट का रोल इस तरह से है, इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट का भी है, सोशल साइंटिस्ट का भी है, सोशल साइकोलॉजिस्ट का भी है। अभी क्या हो रहा है कि मशीनें इस लेवल तक पहुंच चुकी हैं किसी फील्ड में जहां पर कि आपको लग रहा है कि जो आंसर आ रहा है ये ऐसा आ रहा है कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग आंसर दे रहा हो। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इसमें आपके सोशल इश्यूज़ भी हैं। जैसे चैट जीपीटी का जो मॉडल है, मतलब ओपन एआई ने जो ये बनाया, ये इसके जो इसका जो इनपुट था जहाँ से ये ट्रेन हुआ है वो इंटरनेट से ट्रेन हुआ है, इंटरनेट डेटा से। अब इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट में बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन भी रहती है, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन रहती है, डिस इन्फॉर्मेशन रहती है और साथ में नॉनसेंस भी रहता है और उसके साथ ऑब्वियसली गुड इन्फॉर्मेशन भी रहती है। हमको ये पता लगाना है कि पहली बात तो कैसे उसको फिल्टर किया जाए। अगर नए मॉडल बनाने हैं आपको ऐसे लोग चाहिए जो इन सब चीज़ों को फिल्टर कर सके। तो आपको ऐसे नए मॉडल तैयार करने हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको भी साइंटिफिक फील्ड में होना है, आप सोशल फील्ड में हो सकते हैं। आप वो बता सकते हैं कि इस फील्ड से रिलेटेड जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है, ये इन्फॉर्मेशन इम्प्रॉपर है। हर फील्ड में, मेडिकल से में आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आपके जो लीगल इश्यूज से रिलेटेड, इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड, हर एक के अपने अपने कहना चाहिए एक राइट और रॉन्ग टाइप के इंफॉर्मेशन रहती है। और साथ में जो बिहेवियरल जो इश्यूज हैं, जैसे एज्यूमिंग मान लो कि कुछ समय बाद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाता है, AGI, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर AGI कभी आ जाता है तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों की और ज़रूरत पड़ने वाली है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मान्य रखती है। ह्यूमन बींग्स की एक बड़ी विशेषता है, कह सकते हैं हम लोगों में, इमोशंस, जिसको हम बोलते हैं इमोशंस। एनिमल्स किंगडम में हम लोग काफ़ी एडवांस लेवल पे मानते हैं अपने को खास तौर से। तो इमोशंस एक इश्यूज़ है, हम लोग के सोशल इंट्रैक्शंस इश्यूज़ हैं। अगर मशीन उस लेवल पर पहुंच रही है तो उनकी गाइडेंस कौन करेगा कि हाउ दोज मशीन्स विल इंटरेक्ट विद ईच अदर और हाउ विल दे इंटरेक्ट विद द ह्यूमन बींग्स। वहाँ पर आपको खाली टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब एप्पल कंपनी ने अपने एप्पल प्रोडक्ट बनाने शुरू किए तो उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ को कम रखा और आर्टिस्ट को ज़्यादा रखा, क्योंकि उनका जो मेन गेम था वो ये था कि इंसान जो है पहले आर्ट पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी वो तो कोई बना लेगा, वो सब जगह एक ही जैसी है। आप एंड्रॉयड फ़ोन को भी देख लीजिए, एप्पल को भी देख लीजिए, लेकिन एप्पल फ़ोन के पीछे सब क्यों पड़े रहते हैं? उसके पीछे जो आर्ट है, जो वो फॉर्म है, ह्यूमन बीइंग का एक ये नेचर है कि हम लोग के पास एक वैसी पावर है जिसको कहते हैं नॉन ऑब्जेक्टिव पावर। ये सब्जेक्टिव है कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, किसी हो सकता है और को अच्छी नहीं लगे, उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। वहाँ पर सोशल साइंटिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्या ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स है। उन लोगों के लिए इस फील्ड में काम करना, इस फील्ड में आना, इसके बारे में पता लगाना कि किस किस एरिया में इनकी ज़रूरत है। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और रादर जनरेटिव एआई में, अभी तो जनरल इंटेलिजेंस से बहुत दूर की बात है, पर जो जनरेटिव एआई में है वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ सोशियोलॉजिस्ट को भी हायर करती हैं इसी पर्पज़ के लिए कि वो दे आर थिंकिंग 10 years ahead, 5 years ahead कि वहाँ होने वाला है। हमको ये भी पता लगाना है कि बिहेवियरल कैसा हो इनका,
मशीन का भी बिहेवियर होना शुरू हो गया है। पता नहीं आप लोगों ने कभी ये बॉस्टन डायनामिक्स के वो रोबोट्स की वो देखी नहीं देखी, उनके जो अपने वो आते हैं कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, रियल है उनका। अगर आप बिहेवियर आपको देखेंगे लगेगा ये तो बिल्कुल एक एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है। यू हैव टू नाउ इनफैक्ट ये जो हम डिजाइन की जो बात, आपने आर्ट की जो बात करी है, उसमें डिजाइन डिजाइन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल। क्योंकि जब डिजाइन थिंक आजकल तो हर एरिया में, नॉट ओनली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, हर जगह पे वो डिजाइन थिंकिंग की बात होती है। और डिजाइन थिंकिंग एक ऐसा एरिया है जो कि जैसे हम अगर एआई की बात करते हैं या किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से वो उनके लिए बेनिफिशियल होगी, वो सारी चीज़ें वो पहले से प्लान करके उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। एंड डिज़ाइन थिंकिंग को बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डिज़ाइन थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और इस संदर्भ में ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट का भी कि कैसे टेक्नोलॉजी को लोग अडॉप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, मुझे लगता है वहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी की काफ़ी, कम्युनिटी साइकोलॉजी की काफ़ी ज़रूरत होगी। इस बारे में मैं आग्रह करना चाहूँगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी में एआई की बात कर रहे हैं हम, और एआई एक तो एआई को डेवलप करने में बहुत सारे इनोवेशंस जो आपने कुछ हाईलाइट किए, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम एक आम स्टूडेंट के लिए, एक आम आदमी के लिए बात करते हैं, उससे एआई टूल्स जो भी अवेलेबल हैं उनका इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर रहे हैं, हाउ इनोवेटिवली वी आर यूजिंग दैम। क्योंकि वो चाहे वो आप एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, या आप टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन में फील्ड का यूज़ कर रहे हैं, या फूड प्रोसेसिंग में यूज़ कर रहे हैं, किसी भी एरिया में आप जाइए, उस एरिया में एआई टूल्स का कितना यूज़ हो रहा है इनोवेटिवली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर अगर आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एआई किस तरीके से डिफरेंट एरियाज़ में इनोवेटिवली यूज़ की जा रही है। करेक्ट। तो उसमें आप इस तरह से देखिए कि पहली बात तो है कि जब से जनरेटिव एआई आया है, जिसको हम चैट जीपीटी नाम से जानते हैं, पर हर कंपनी के अपने अपने मॉडल्स हैं। जनरेटिव एआई जो है प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स इनको बोलते हैं मैथमेटिकल उसमें लैंग्वेज में। पर इनका जो कंसेप्ट है कि जैसे जैसे आप इनसे सवाल पूछते हैं, ये मशीन खुद भी सीख रही है। तो मान लो आपका फील्ड, जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर फील्ड है, मान लो अब आपको एग्रीकल्चर में बहुत सारी इश्यूज़ हैं। आपके इश्यूज हो सकता है ड्राउट से रिलेटेड इशू हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं है, हम इस तरह की फसल नहीं उगा सकते, या हमारे यहाँ ये बंदर खा जा रहे हैं इन चीज़ों को, या हमारी कोई सीड की कुछ प्रॉब्लम है। अब एक ऑप्शन तो आपका है भाई, हर एक में आपने गूगल में टाइप किया कि भाई इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ हमको मिलेगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपके परिप्रेक्ष्य में आपके जो कहना चाहिए कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं और आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। आपके पास कंस्ट्रेंट्स क्या है? आपके पास मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स है, आपके पास बहुत पैसे तो नहीं है, करोड़ों रुपया नहीं है। आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है कि आपको कोई काम इतने लेवल पे करना है। आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, आपके पास 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10-50 लोग जितने भी हैं। आपको ये कंस्ट्रेंट दे करके एक ऐसा प्रोसेस तैयार करनी है जो आपके लायक फ़ायदेमंद हो। इस तरह के सवाल जो होते हैं जनरेटिव एआई आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकता है। और इनफैक्ट ये गूगल नहीं बता पाएगा। हाँ, और एआई का यूज़ करके इस तरीके के बहुत सारे जो इनोवेटिव इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, चाहे वो अगर हम देखें, मैं अब जो फ्रूट्स की बात करते हैं, कई बार कि कोई फल ज़्यादा पका हुआ है, कम पका हुआ है, उसको भी आई थिंक एआई की मदद से आराम से डेटा कलेक्शन करके आप एनालाइज करके आप देख सकते हैं, और उसकी लाइफ कितनी होगी, किस तरीके से, क्या उसके साथ में हमें मेजर्स लेने चाहिए। और इन्हीं बातों को अगर ध्यान में रख करके अगर हम इस तरीके के मॉडल डेवलप करते हैं, एंड कैन उसको क्या हम प्रॉपर एक स्टार्टअप या कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ में भी ले जाने की गुंजाइश रहती है? कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे क्या आप जैसे आप उससे इंटरेक्ट करते हैं एआई से, तो एआई का क्या होता है कि एक सर्विस प्रोवाइडर है आपका एआई का, जिसने फाउंडेशन मॉडल्स बनाए हैं, उसके बेस पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बने हैं, जिसके ऊपर आपका जनरेटिव एआई आंसर कर रहा है। ये उसका एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है। आप जैसे उससे सवाल पूछ रहे हैं, वैसे ही पूरे देश भर में हजारों लाखों लोग भी और सवाल पूछ रहे हैं। आपके फील्ड से, हर फील्ड से लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो वो ट्रेन होते जा रही है। उसमें आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि भाई ये हुआ था पिछली बार, तो ये काम किया, तो इस बार हम ये करें तो क्या ये काम करेगा। तो मशीन ने 2 चीज़ें सीखी, एक तो कि क्या सक्सेस रहा, उसको उसने ऑब्जर्व किया, और दूसरा जो आपने सवाल पूछा, मशीन को ये भी पता चला कि ये सवाल रेलेवेंट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जो तीसरा आदमी कोई सवाल उससे पूछेगा उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो उनको दोनों चीज़ें के बेस पर इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है कि देखो ये
आप ये प्रोसेस अगर करें तो आपकी ये यील्ड बढ़ा सकते हैं, आप मतलब अपने पैदावार बढ़ा सकते हैं या अच्छे प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर में, फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स किसी के भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं। कहाँ से बढ़ा सकते हैं? ये करके ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको ये पता लगाना है कि किसने, वो आपको इवन स्टैटिस्टिक दे सकता है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप ये बताइए कि इस एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट मैं रह रहा हूँ, इस एनवायरनमेंट में कितने सारे सिस्टम्स आज तक काम किए हैं और उनमें क्या क्या यील्ड रही है। और वो मेरा अगर उसमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर लगा दे तो मुझको क्या यील्ड मिल सकती है, आप मुझे ज़रा पहले बता करके बताइए। उसमें दो चीज़ें हैं इनोवेशन। एक तो ये कि आप अपना यील्ड बढ़ा रहे हैं, अपना चलो अपनी बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। सबसे बड़ा इनोवेशन ये है कि अगर कुछ लोग अपने ही ऐसे मॉडल बना लें जिसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो, तो उनकी तो बिज़नेस कहाँ पहुँच सकती है कि आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपका जो जीपीटी मॉडल है वो है। पर प्रॉब्लम अभी ये है फ़िलहाल, कम से कम अभी शुरुआत में, कि इनके जो फाउंडेशन मॉडल्स के जो ट्रेन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले ही एक बार डिस्कस किया था कि GPUs, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज़ होती है इनमें, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है। आपको शायद अगर कोई ऐसा सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो आपको प्रोवाइड कर सके उसमें, तब तो ठीक है, नहीं तो अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है शुरुआत में। कम से कम एक बार वो इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर आप उसका ऑब्वियसली आप उसको बहुत प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। एक थोड़ा सा हटके मैं एक नए विषय पर आना चाहूँगा, वो है स्टार्ट दिस सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सरकार की, एक बहुत ही प्रोएक्टिव इनिशिएटिव, और मैं कहूँगा कि एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ में जो इनिशिएटिव लिया गया है। इस संदर्भ में एक आम स्टूडेंट जो कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है या इनोवेशंस में इंटरेस्टेड है, स्टार्टअप डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, उसके लिए क्या नई संभावनाएं खुलती हैं इसमें? तो अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, हमारी फैब इंडिया में शुरू होने वाली है। फैब उनको कहते हैं जहां चिप मैन्युफैक्चर होती है। तो आज तक तो हम इंडिया में लगभग सभी चिप बाहर से ही इंपोर्ट करते थे, कोई भी इवन सिंपल चिप भी हैं। पर अब इस समय आ रहा है कि अगले साल से जो है भारत देश में काफ़ी सेमीकंडक्टर चिप बनने वाली हैं, और जब ये बनने लगेंगी तो उसके साथ आपको ये, आप इस तरह समझो कि एक एक मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी होती है उसकी कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होती है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होती है। तो उसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके पीछे जो इकोसिस्टम डेवलप होता है, आप ये देखिए कि उसकी जो सप्लाई चेन बनती है, रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन बनती है, ट्रांसपोर्टेशन की सप्लाई चेन बनती है, उसके पीछे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जो रिक्वायरमेंट आती हैं इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स के लिए, इवन जो सेकेंडरी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनते हैं उनको ट्रेन करने के लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट आती है वो बहुत मतलब एक्सपोनेंशियली फैलने लगती है। तो अभी जहाँ तक मुझे पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद 3 फैब शुरू करने वाली है आने इस मतलब अगले कुछ महीनों में। तो अगर वो फैब अगर एक्टिव शुरू हो जाती है जहाँ पर ये चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है, तो उसके बाद एक तरह का रिवोल्यूशन आ सकता है देश में। और आप ये देख सकते हैं कि उसके 2 रिक्वायरमेंट, एक तो ये कि उस चिप को हम कैसे यूज़ करें, हर एक को चिप की ज़रूरत है। पहली बात तो उसके लिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे चाहिएगा। शुरुआत में तो अभी 3 फैब है, तो वो तो केवल उन लोगों को ज़्यादा मिलेंगी जिनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट, जो बिजनेसेस की हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, उन सब की हैं। पर उसके बाद क्या होगा कि कुछ समय बाद मान लें कि और फैब बनती हैं, या आप उसके लिए पहले से रेडी हो जाओ, आपको पता है कि 3 बन रही है, आप उसको फॉलो करते रहो, देखते रहो कि भाई ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके लिए अगर नेक्स्ट बनने वाली तो उसके लिए कहाँ क्या रिक्वायरमेंट आने वाला है आपने पहला तो देख ही लिया, तो आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं उसके लिए, क्योंकि अब ये समय आ रहा है। और ये मान के चलिए कि भारत देश में ख़ास तौर से इवन इंटरनल कंजम्पशन के लिए अभी जो चिप की डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है कि मैं कहता हूँ कि अगर 50 भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ खुल जाए तब भी वो आपके अपने कंजम्पशन को पूरा नहीं कर पाएंगी, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इन मेडिकल। इसमें आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही है, सप्लाई चेन, अगर हम सप्लाई चेन को ही कंसिडर करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टार्टअप्स के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्योंकि चाहे वो
चिप मैन्युफैक्चरिंग ठीक है उन कंपनीज में हो रही है, लेकिन उसके अलावा उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, पैकेजिंग करना है, उसके अलग अलग तरीके की जितने भी बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, उनमें रॉ मटेरियल की बात है या हम कस्टमर्स के साथ में जो प्रॉब्लम डील करने की बात है, आपने बात करी, उनको एक कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात है, ये सारे जितने सारे एस्पेक्ट हैं उनमें से एक एक को लेकर के आई थिंक इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं स्टार्टअप के लिए भी सेमीकंडक्टर, क्योंकि जब इतना बड़ा एक इंडस्ट्री आ रही है देश में, और पर्टिकुलरली जब हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात की या एआई की बात करी, तो इनका आपस में एक कन्वर्जेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ में लिंक भी हैं। उनको लेकर के भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, चाहे वो इनोवेटिव इनिशिएटिव्स की बात हो या इवन एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स की बात हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि पूरा जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी विश्व का चेंज हो रहा है, और इस संदर्भ में तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन कई संभावनाओं को खोलता है, और मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में हमारे साउथ एशिया में तो ये पहला होगा इस संदर्भ में। एक और प्रश्न जो कि मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आपका काम करने का काफ़ी अनुभव रहा है, तो एक आम स्टूडेंट के लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में रिसर्च करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि किन क्षेत्रों में वो क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया में तो अभी क्वांटम कंप्यूटिंग पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिसर्च के क्षेत्र में इंडिया में भी इंस्टीट्यूशंस को आगे आना चाहिए, तो कौन कौन से नए एरियाज़ हैं जिसमें वो लोग काम कर सकते हैं इस क्वांटम कंप्यूटिंग पे? तो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है कि अभी तो सबसे पहली बात है कि हमको खुद ही, मैं चाहता हूँ कि आज ये नॉलेज बेस बन चुका है भारत देश में भी और देशों में भी, और कि हम अपना क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं भारत देश में। उसके लिए अलग अलग टेक्निक सब देश ट्राई कर रहे हैं। अमेरिका तो ट्राई कर ही रहा, आगे है, चाइना भी बहुत आगे बढ़ चुका है, और यूरोप में भी बहुत जगह काम हो रहा है इन सब चीज़ों में, पर भारत भी उससे पीछे नहीं रह सकता अगर चाहे तो। उसके लिए आपको इन फील्ड में कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है, आप एक बार आपको पता चल गया कि ये कहाँ जाने वाली है, उसके बाद आपको उस पर वार फुटिंग पे काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाँ जी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये कल्चर नहीं रह सकती। आपको ये देखना है कि कैसे हम अपना सिस्टम बना सकें। अपना सिस्टम बनाने के लिए आपको क्या क्या जो प्रॉब्लम आ रही है जो और लोगों को आ रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इस समय क्वांटम सिस्टम में है। एक तो है कि क्वांटम सिस्टम का लाइफ स्पैन मतलब कितने समय तक वो सिस्टम ऑन हो पा रहा है, कितने समय तक वो सिस्टम काम कर पा रहा है, जिसको हम कोहेरेंस डिकोहेरेंस टाइम बोलते हैं, उसको बढ़ाना है। अगर आप वो बढ़ा देंगे तो उतने लंबे समय तक क्वांटम कंप्यूटर काम कर पाता है एक बारी में, ठीक है। दूसरा है कि आप क्वांटम एरर करेक्शन, ये दो ऐसे फील्ड हैं जिसमें बहुत रिसर्च चल भी रही है, लोग अपने अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन पाया जहाँ कि आपका एक क्वांटम कंप्यूटर जो है 1 मिनट तक, इवन 1 सेकंड तक जो है वो ऑन रह पाए। ऑन मतलब कि काम कर पाए एट ए गिवन टाइम। तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इस समय तो रिसर्च लेवल पर ही काम हो रहा है। एक बार वो सब काम हो जाता है, उसके बाद फिर आप अलग अलग लेवल के क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं। कहीं कम ज़रूरत है तो वहाँ कम बनाइए, कहीं ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा, पर ये सारे के सारे काम हमारे यहाँ हो सकते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे देश में जो भी अंडर ग्रेड में स्टेम एरिया के स्टूडेंट्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ में, हर स्टूडेंट को क्वांटम फिजिक्स का कम से कम 1 सेमेस्टर कोर्स बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो साइंस के। वो इसलिए क्योंकि इस तरह सोचिए कि आज से 20 साल पहले अगर हर स्टेम फील्ड के बच्चे को कंप्यूटर की जानकारी होती या एआई की जानकारी होती तो आज वो सब के सब बहुत आगे बढ़ चुके, बहुत आगे होते हैं। तो वो समय आज है क्वांटम सिस्टम का। ये बात मैं पहले भी और इंस्टीट्यूशंस में भी कह चुका हूँ कि अपने करिकुलम में अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम 1 सेमेस्टर का कोर्स उनको जरूर दें, बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि यही आने वाले समय में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बनने वाली है। और आज अगर हम रिसोर्सेज वहाँ तक पैदा नहीं कर पाए तो अगेन वी विल लूज द बस। जैसे हमने पहले सेमीकंडक्टर की बस छोड़ दी तो हो सकता है कि क्वांटम की बस भी हमसे हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि हमारा ही देश नहीं है इस पर काम करने वाला, पूरी दुनिया काम कर रही है। और रेस तो हमेशा रेस ही रहती है कि कौन आगे निकल जाए। एक चीज़ है वैसे आज के डेट में गवर्नमेंट के जितने सारे इनिशिएटिव्स हैं
और सरकार का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी फेवरेबल है। बिल्कुल कुछ चाहे वो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या फिर हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, एफर्ट्स तो किए जा रहे हैं। लेकिन आपका जो सजेशन है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने जैसा कि कंप्यूटर साइंस की अगर बात 20 साल पहले सोच ली होती कि अगर सभी को बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, और फिर अगर बेसिक नॉलेज होगी तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो फिर आगे उसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। अगर उसी तरीके अगर हम सोच के चलते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग को एक मिशन मोड में लें कि कम से कम जो साइंस पढ़ने वाले, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, उनको तो सबको पढ़ना ही चाहिए, देन मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। और पर्टिकुलरली जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो फिर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट। और उसमें तो सबसे मेजर बात यह है कि हमारे को एक इनोवेटिव माइंडसेट भी डेवलप करने का स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है, अगर वो इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि एक इनोवेटिव मेंट ऑफ माइंड से ही आप इन सभी चीज़ों को देखें, तभी उसका पूरा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे कम से कम, क्योंकि ये इस लेवल पे भी टेक्नोलॉजी है कि जहाँ आपको बेसिक आइडिया हो तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो आप उसमें उस लेवल पे घुस रहे हैं कि जब अभी सब चीज़, सभी लोग उसमें काम करने की कोशिश, सभी लोगों को अपने अपने दिमाग खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे इसका समाधान लाएं। आप उस स्थिति में अभी नहीं है कि जब मैच्योर चीज़ें हो चुकी हैं, क्योंकि एक बार चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं फिर तो क्या आपको बस यील्ड बढ़ानी है, बाकी सब कुछ तो हो चुका काम। ये वो स्थिति नहीं है। तो बहुत स्कोप है इनोवेशन का, आपको बस इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा पढ़ें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक सेमेस्टर का भी कोर्स उसमें मिल जाए, मैं कहता हूँ अगर 5% लोगों को भी अगर उसमें इंटरेस्ट हो इतने बड़े देश में, वो आपके पास इतना ज़्यादा अच्छी मैन पावर हो जाएगी इस फील्ड में कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ये लोग सब अपने एडजस्ट हो सकते हैं, कुछ इनोवेटर्स, कुछ साइंटिस्ट, कुछ इंजीनियर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम समाप्त करें।